नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अलका सचान आप सभी का स्वागत करती हूँ कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की इस अध्ययनशाला में। आज बच्चों हम अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान के द्वितीय भाग का एक अध्याय जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी एवं हाइगेंस का सिद्धांत। बच्चों, आप जिन पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे इस अध्ययनशाला में हमने उन्हें सूचीबद्ध किया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे तरंगाग्र तथा हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगाग्रों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन, हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन एवं प्रकाशिकीय पथ। बच्चों, आप प्रकाश के बारे में पूर्व अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं कि प्रकाश में कतिपय गुण पाए जाते हैं, वह कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है। वे गुण हैं, उनमें से कुछ गुण आप अध्ययन कर चुके हैं और कुछ का अध्ययन आप करेंगे। पहला गुण है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। बच्चों, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यह इस तथ्य से पता चलता है कि यदि हम प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रखें तो छाया उत्पन्न होती है, अर्थात प्रकाश समतल या समान सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने वाला प्रकाश। यह प्रकाश मीलों की वह दूरी तय करता है जहां पर निर्वात है, अर्थात किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। उसके बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वहां पर भी बिना किसी रुकाव के पृथ्वी तक आता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के अतिरिक्त निर्वात में भी गमन करने में सक्षम है। तीसरा तथ्य है प्रकाश में परावर्तन होता है। बच्चों, जिस प्रकार आप घर के दर्पण में अपनी छवि देखते हैं वह प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण होता है। आपको जानकारी है, आप पढ़ चुके हैं कि परावर्तन वह परिघटना है जिसमें एक चिकने समतल अपारदर्शी तल से टकराने पर प्रकाश पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आता है। अगली जो परिघटना आप पढ़ेंगे वह है प्रकाश में अपवर्तन होता है। बच्चों, आपको ज्ञात है कि प्रकाश का गमन होने के लिए पारदर्शी माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है। माध्यम का ना होना कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न करता, किंतु यदि माध्यम है तो माध्यम का पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है। तो यह देखा गया है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है और इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अगली घटना है प्रकाश का व्यतिकरण, अगली घटना है प्रकाश का विवर्तन, उसके बाद है प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन। बच्चों, व्यतिकरण की घटना, आपको एक सूक्ष्म ज्ञान इसका दे दिया जाए। व्यतिकरण की घटना वह घटना है जिसमें एक ही प्रकाश स्रोत से या पास पास रखे हुए एक वर्णीय दो प्रकाश स्रोतों से होकर जाने वाला प्रकाश जब बिंदुओं पर मिलता है तो उसकी तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न हो जाती है। कई स्थानों पर तीव्रता अधिकतम और कई स्थानों पर न्यूनतम। इस प्रकार से हमें एक व्यतिकरण पैटर्न मिलता है और इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। अगली घटना है प्रकाश में विवर्तन होता है। बच्चों, यदि प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा अवरोध रखा जाए या प्रकाश को किसी पतले झिर्री से निकाला जाए तो वह अपने किनारों पर मुड़ जाता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। बच्चों, टूरमेलिन नाम का एक क्रिस्टल होता है। यदि दो क्रिस्टलों को प्रकाश के मार्ग में रखा जाए, प्रथम क्रिस्टल को स्थिर रखकर द्वितीय क्रिस्टल को विभिन्न कोणों पर घुमाया जाए तो यह देखा गया है कि दोनों टूरमेलिन क्रिस्टलों से होकर गुजरने वाला प्रकाश की तीव्रता कभी कम होती है, कभी अधिक होती है, अर्थात उसमें भिन्नता पाई जाती है। इससे ज्ञात हुआ कि प्रकाश का हर तल पर कंपन करना यह ध्रुवित प्रकाश का गुण होता है और सामान्य प्रकाश का कंपन हर तल में होता है। बच्चों, अंतिम जो परिघटना है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वह है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अर्थात प्रकाश जब धातुओं पर पड़ता है तो उनसे इलेक्ट्रॉनों को निकालने की क्षमता रखता है। इसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बच्चों, इन सभी परिघटनाओं में हमने एक सूचीकरण किया है, अर्थात हमने दो सूचियों में विभक्त किया है इन घटनाओं को जो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। आप देख रहे हैं कि प्रथम सूची में है सरल रेखीय गमन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और दूसरी सूची में है व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण। बच्चों, यह जो सूचीकरण किया गया है यह इस आधार पर किया गया है कि दो सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत न्यूटन का कणिका सिद्धांत एवं द्वितीय सिद्धांत हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, किस आधार पर इस परिघटना की व्याख्या करना संभव है। बच्चों, प्रथम सूची में दी गई सभी घटनाएं न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा सिद्ध की जा सकती हैं, किंतु न्यूटन का कणिका सिद्धांत विफल हो गया
इन घटनाओं को समझाने में, जिन्हें हमने दूसरे खंड में सूचीबद्ध किया है, अर्थात व्यतिकरण की घटना को, विवर्तन की घटना को एवं ध्रुवण की घटना को न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका। बच्चों, हम देखते हैं कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। न्यूटन को यह जानकारी पहले से थी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किंतु प्रकाश का संयोजन क्या है, प्रकाश किस प्रकार बना है, इसके लिए उन्होंने एक परिकल्पना की कि प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं से बना हुआ है, जिन्हें कॉर्पस्कल्स या कणिकाएं कहते हैं, एवं यही ऊर्जा के बंडल हैं। इस सिद्धांत द्वारा कई घटनाओं जैसे सरल रेखी गमन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण को बहुत अच्छी तरीके से समझा गया, किंतु कुछ घटनाएं इसका विवेचन नहीं कर सकी। इसीलिए 1678 में हाइगेंस ने एक नया सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार हाइगेंस ने माना कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में नहीं बल्कि तरंगों के रूप में माध्यम में आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें आपको क्या अध्ययन करना है। हाइगेंस ने जब तरंगिका सिद्धांत बताया तो हाइगेंस ने यह तथ्य रखे कि प्रकाश जब किसी माध्यम में गति करता है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जब वे कंपन करते हैं तो कंपन करते समय माध्यम के वे सभी कण जो किसी ऐसे पृष्ठ पर स्थित हों जो समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र का नाम देते हैं। आइए देखते हैं कि तरंगाग्र की क्या परिभाषा है। माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। बच्चों, तरंगाग्र का क्या आकार या आकृति होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश का स्रोत किस प्रकार का है। आप देख रहे हैं कि दो आकृतियों के तरंगाग्र आपको श्वेतपट पर दिखाए गए हैं। पहला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, दूसरा तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। पहला तरंगाग्र एक ऐसे बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगों से प्राप्त होता है जहां पर सभी कण समान कला में हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, प्रथम चित्र में 3 गोलीय तरंगाग्रों का प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यदि प्रकाश की किरण किसी झिर्री से आ रही है तो उसके मार्ग में पड़ने वाले सभी ऐसे पृष्ठ जिनमें कण कंपन करेंगे समान कला में, वे कहलाएंगे समतल तरंगाग्र। आप देख रहे हैं कई समतल तरंगाग्रों का प्रदर्शन किया गया है दूसरे चित्र में। बच्चों, अब हम देखते हैं कि समतल तरंगाग्र एवं गोलीय तरंगाग्र की क्या परिभाषा है। समतल तरंगाग्र, यदि तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित हो रही है, तब किसी भी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे होते हैं, अतः इस दिशा में यह तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होगा। ठीक उसी प्रकार गोलीय तरंगाग्र, यदि माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तब वे सभी दिशाओं में संचरित होंगी। यदि हम बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ खींच दें तो उस पर स्थित माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं। इसका कारण यह है कि स्रोत से चलने वाला विक्षोभ सभी कणों पर एक साथ पहुंचता है, अतः इस दशा में प्राप्त होने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होगा। बच्चों, अब आ जाते हैं हमारी इस अध्ययनशाला के मूल खंड पर। हमारा मूल खंड है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि हाइगेंस ने सिद्धांत में क्या बताया। उन्होंने 1678 में प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से तरंगें चलती हैं। हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह एक काल्पनिक माध्यम है। इसके लिए माना गया कि यह भारहीन है और सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश अति तीव्र चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ईथर में चलता है। बच्चों, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि ईथर की परिकल्पना की गई थी। वास्तव में ईथर सभी पदार्थों में प्रवेश नहीं करता है, वह केवल एक कल्पना थी। क्यों? क्योंकि हाइगेंस ने माना था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और उस समय उन्हें इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि जो प्रकाश है उसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अतः उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की थी। अब बच्चों देखते हैं कि हाइगेंस की तरंगिका सिद्धांत के क्या मूल तथ्य हैं। देखिए, माध्यम में
पहला तथ्य है माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलने पर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। जिस पृष्ठ में स्थित सभी कण समान कला में हो वह तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा तथ्य है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए स्रोत का कार्य करता है। बच्चों ये बहुत ही विशेष तथ्य है कि जब प्रकाश किसी भी माध्यम में आगे बढ़ता है तो उस माध्यम में जो अन्य कण हैं, किसी एक तरंगाग्र पर स्थित जितने भी कण हैं माध्यम के, वे पुनः द्वितीय प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगते हैं और इनसे निकलने वाली किरणों को ही हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। देखिए, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स भी कहते हैं। तीसरा एवं अंतिम तथ्य है यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींचा जाए तो यह अन्वालोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। बच्चों ये मूल 3 सिद्धांत हैं जो हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत को सफल बनाते हैं। पहला कि तरंग सिद्धांत अर्थात प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जिस माध्यम में वह जाता है उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। द्वितीय, प्रत्येक माध्यम का कण यदि वह तरंगाग्र पर स्थित है तो द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, अर्थात वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि हाइगेंस का जो सिद्धांत है वह मूल रूप से द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है। हम देखते हैं, आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं, गोलीय तरंगाग्र में या समतल तरंगाग्र में। बच्चों श्वेत पट पर आपको जो चित्र दिखाए गए हैं उसमें हम प्रथम चित्र की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश स्रोत एक सीधी रेखा है, इस पर आने वाले सभी माध्यम के कण, यहाँ के चित्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 कण दिखाए गए हैं, वे स्वयं एक प्रकाश के स्रोत का कार्य करने लगते हैं एवं यहाँ से भी तरंगिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यह तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। यदि इन तरंगिकाओं के से होते हुए एक स्पर्श रेखा हम बना सकें तो यह स्पर्श रेखा हमारे द्वितीयक तरंगाग्र को प्रकट करती है। अब आइए देखते हैं गोलीय तरंगाग्र। बच्चों गोलीय तरंगाग्र तब उत्पन्न होता है जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, अर्थात किसी एक बिंदु पर, केंद्र पर, यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है, वहाँ से उत्पन्न होने वाली किरणें जब माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो वे माध्यम के विभिन्न कणों को पुनः एक प्रकाश स्रोत बना देती हैं। वहाँ से उत्पन्न होने वाली आपकी तरंगिकाएं कहलाती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। पुनः यदि इन तरंगिकाओं पर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा द्वितीयक तरंगाग्र कहलाती है। तो बच्चों आपने इस प्रकार समझा कि तरंगाग्र प्रथम एवं द्वितीयक भी होते हैं, तरंगिकाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक भी होती हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं कि इस सिद्धांत से हमने किन किन परिघटनाओं का अध्ययन किया और किन किन परिघटनाओं को सफलता से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। वे घटनाएं हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण एवं विवर्तन। व्यतिकरण एवं विवर्तन वे 2 घटनाएं हैं जिन्हें न्यूटन के कणिका सिद्धांत द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका, किंतु हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक व्यतिकरण एवं विवर्तन को हमने समझा। जबकि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना न्यूटन के सिद्धांत द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है एवं हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा भी, किंतु यह 2 परिघटनाएं जिनमें से एक है ध्रुवण और दूसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे समझाने में हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत भी असफल रहा। बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे पहली परिघटना अर्थात परावर्तन की घटना। परावर्तन की घटना किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत द्वारा। बच्चों चित्र में ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ है Z, उस पर आपतित हो रही है एक किरण जो A बिंदु पर आकर आपतित हो रही है। उसी समय दूसरी किरण का एक बिंदु B है, वह अभी Z के पृष्ठ पर नहीं पहुंचा है। जितने समय में, अर्थात यदि हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय में प्रथम किरण A बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, उस समय द्वितीय किरण का बिंदु B अभी भी परावर्तक पृष्ठ से नहीं टकराया। t समय बाद B बिंदु A' बिंदु पर जाकर परावर्तक पृष्ठ से टकराता है। बच्चों यहाँ हम A B को कह सकते हैं आपतित तरंगाग्र, अर्थात AB आपतित तरंगाग्र है। अब हम देखते हैं कि क्या हमें परावर्तित तरंगाग्र भी मिलेगा। बच्चों
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार ए बिंदु पुनः एक प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगेगा। ए बिंदु से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ने लगेंगी। यह तरंगिका ए से बी डैश तक बढ़कर आगे जाती है, अर्थात ए बिंदु से बी डैश तक जाने वाली यह तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिका है। जितने समय में बी बिंदु ए डैश बिंदु पर जेड जेड डैश परावर्तक तल को छूता है, उतने ही समय में ए बिंदु से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका बी डैश बिंदु पर पहुंचती है। अब यदि हम ए बिंदु को केंद्र मानकर ए बी डैश दूरी का एक चाप लगाते हैं, इस चाप को यदि हम बी डैश बिंदु को ए डैश से मिला देते हैं तो हमें जो ये भाग प्राप्त होता है ए डैश बी डैश, इसे ही हम बोल सकते हैं परावर्तित तरंगाग्र। अब बच्चों देखते हैं कि इस चित्र में हम किस प्रकार परावर्तन के नियमों को सिद्ध कर सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ए बी को आपतित तरंगाग्र एवं ए डैश बी डैश को परावर्तित तरंगाग्र कह सकते हैं, किंतु क्या यहाँ पर हम परावर्तन के नियमों की व्याख्या भी कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। आइए ज्यामिति की थोड़ी सहायता लेते हैं। आप देखिए कि यदि टी समय में यह मान लेते हैं कि यह जो माध्यम दिखाया गया है, जिस माध्यम में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल v है, अर्थात v चाल से चलने वाला प्रकाश t माध्यम में कितनी दूरी तय करेगा, अर्थात b से a डैश की दूरी चाल गुणे समय अर्थात v गुणे t। उसी प्रकार a से b डैश तक पहुंचने में तरंगिका भी उतना ही समय ले रही है, चूंकि तरंगिकाओं का वेग उसी माध्यम में होने के कारण नहीं बदलता, अर्थात द्वितीय तरंगिकाएं भी उसी वेग से चलती हैं जिस वेग से प्राथमिक तरंगिकाएं चलती हैं, अतः यहाँ पर वेग समान होगा। अर्थात द्वितीयक तरंगिका a बिंदु से b डैश तक पहुँचने में जो समय लेगी वह भी t होगा, अर्थात ए बी डैश दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं चाल यानी v और समय यानी t का गुणा करके, अर्थात बी ए डैश दूरी ए बी डैश दूरी के बराबर होगी, बी ए डैश दूरी ए बी डैश के बराबर होगी। आइए अब हम ज्या का मान निकालते हैं। यदि आपतन कोण I के लिए हम ज्या का मान निकालें तो सिद्धांत के अनुसार त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन I बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब क्या है बी ए डैश, कर्ण क्या है ए डैश। यह मान रखने पर हम साइन I का मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरा त्रिभुज लें ए बी डैश ए डैश, तो आप लिख सकते हैं कि r के लिए ज्या का मान साइन r बराबर होगा ए बी डैश अपॉन ए डैश। आइए अब साइन I एवं साइन r की निष्पत्ति निकालते हैं। जब हम साइन I एवं साइन r की निष्पत्ति निकालते हैं तो ए डैश कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, किंतु इसका निर्धारण हम पहले ही कर चुके हैं कि बी ए डैश एवं ए बी डैश दोनों के ही मान v गुणे t हैं, अर्थात यह अनुपात आता है 1, अर्थात साइन I बराबर साइन r, अर्थात आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। तो आपने देखा कि किस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत अर्थात आपतित तरंगाग्र एवं परावर्तित तरंगाग्र के द्वारा हम परावर्तन के नियमों को सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों आगे आइए हम देखते हैं कि क्या हम अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, हाइगेंस की तरंगिका सिद्धांत से। तो बच्चों देखिए यह संलग्न चित्र जो श्वेतपट पर आपको दिखाया गया है, इसमें प्रथम माध्यम जिसमें कि प्रकाश की चाल v1 एवं द्वितीय माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल v2 है। यह देखा गया है कि आपतित प्रथम तरंगाग्र है ए बी, आप चित्र में देख रहे हैं ए बी आपतित तरंगाग्र है। बच्चों हम मानते हैं कि t बराबर 0 समय पर आपतित जेड जेड डैश अपवर्तक पृष्ठ पर ए बिंदु पर टकराता है। उसी समय में यह समय A से B डैश पहुंचने में जितना समय लेता है उतना ही समय तरंगाग्र का दूसरा सिरा B A डैश तक पहुंचने में लेता है। आप सभी को ज्ञात है कि A बिंदु पुनः एक प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, उससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका द्वितीय माध्यम में विचरण करती है, किंतु ध्यान दीजिए यह तरंगिका V2 वेग से विचरण करेगी चूंकि माध्यम बदल चुका है। तो यहाँ देखिए A B डैश जो दूरी है, यदि हम इसको त्रिज्या मानकर एक चाप बनाएं एवं B डैश बिंदु को A डैश से मिला दें तो हमें प्राप्त हो जाता है हमारा अपवर्तक तरंगाग्र।
या अपवर्तित तरंगाग्र। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर अपवर्तन की घटना को आपतित तरंगाग्र एवं अपवर्तित तरंगाग्र की सहायता से बखूबी समझाया जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या हम अपवर्तन के नियम अर्थात स्नेल के नियम का सत्यापन कर सकते हैं ज्यामिति की सहायता से। तो आइए देखते हैं। प्रथम माध्यम में बी ए डैश अर्थात बी ए डैश दूरी तय करने में लगा गया समय t है और वेग v1 है, तो तय की गई दूरी होगी v1 गुणे t, जहाँ पर v1 क्या है, प्रकाश की प्रथम माध्यम में चाल। उसी प्रकार ए बी डैश अर्थात ए बिंदु से बी डैश बिंदु तक द्वितीयक तरंगिका को जाने में लगने वाला समय t है एवं वहाँ पर वेग v2 है, चूंकि माध्यम बदल चुका है, अर्थात हम यह दूरी ए बी डैश की गणना कर सकते हैं चाल गुणे समय से अर्थात v2 गुणे t। यहाँ आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी एवं ए डैश में अर्थात ए बी एवं ए डैश में आप लिख सकते हैं साइन का मान, साइन आई बराबर होगा लंब बटे कर्ण अर्थात बी ए डैश अपॉन ए डैश, बी ए डैश का मान रखने पर v1t बटे ए डैश। उसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश अर्थात ए डैश बी डैश को लेते हैं, जिससे हम अपवर्तन कोण की ज्या का मान निकाल सकते हैं। साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए डैश अर्थात यहाँ पर हम ए बी डैश का मान v2t रख देते हैं, तो v2t बटे ए डैश। आइए हम निष्पत्ति निकालते हैं आपतित कोण एवं अपवर्तित कोण की ज्या का अर्थात साइन आई बटे साइन आर। इसका मान निकल रहा है v1t अपॉन v2t, t और t परस्पर कट जाते हैं अर्थात आपको मिलता है एक नियतांक। आपको पता है कि प्रकाश की चाल जब तक माध्यम नहीं बदला जाएगा तब तक परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात माध्यम 1 में चाल v1 है और माध्यम 2 में चाल v2 है, वे स्वयं में एक नियतांक है, अतः उनका रेशियो भी एक नियतांक है अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। बच्चों याद कीजिए, यही अपवर्तन के नियमों का दूसरा नियम है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब बच्चों देखिए, आपने देखा कि हमने सिद्ध कर लिया अपवर्तन के नियम को भी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर। बच्चों आज हम एक नई राशि का भी अध्ययन करेंगे जो कि है प्रकाशीय पथ। वास्तव में यह राशि नहीं है, यह एक परिभाषा है, किसे प्रकाशीय पथ कहते हैं। देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तब यदि n एवं d का गुणन लिया जाए अर्थात दूरी का गुणा प्रकाश माध्यम के अपवर्तनांक से कर दिया जाए, तो यही गुणनफल प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। मान लेते हैं कि अपवर्तनांक n वाले माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल v है, तब तरंग सिद्धांत के अनुसार चाल बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात v बराबर c बटे n, जहाँ c प्रकाश की निर्वात में चाल है। इस माध्यम में d दूरी तय करने में प्रकाश किरण द्वारा लिया गया समय कितना होगा, d बटे प्रकाश की चाल अर्थात t बराबर d बटे v। यहाँ पर यदि हम v का मान रख दें तो आपको प्राप्त होगा t बराबर n d अपॉन c, अर्थात इतने ही समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में चली गई दूरी यदि हम ज्ञात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c, और यदि हम उसमें इसी समय से गुणा कर दें तो c गुणित t, अर्थात आपको मान प्राप्त होगा n गुणे d। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती है, वह उतने ही समय में निर्वात में nd दूरी तय कर लेगी। बच्चों यहाँ आप यह देख रहे हैं कि सिद्ध होता है कि प्रकाश के द्वारा किसी भी ऐसे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक निर्वात से या वायु से अधिक हो, यदि गति करता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है और प्रकाश की चाल बहुत घट जाती है। और इस किस अनुपात में घटती है, प्रकाश की सामान्य चाल निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और वह इससे अधिक चाल आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यदि प्रकाश किसी भी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तनांक के अनुसार प्रकाश की चाल घट जाती है। इसी प्रकार यदि हम यह ज्ञात करें कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक दूरी तय करता है समान समय में, अर्थात यदि हम उतना ही समय लें, सिद्ध होता है कि प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो जितना समय वह प्रकाश निर्वात में
तय करने में लगता है उतना समय उसे उतनी ही दूरी किसी अन्य माध्यम में करने में नहीं लगता, बल्कि अधिक समय लगता है, अर्थात प्रकाश की चाल घट जाती है। इसी परिभाषा के साथ, यही परिभाषा, इसे हम बोलते हैं प्रकाशीय पथ। फिर से एक बार हम इसका अध्ययन करते हैं कि प्रकाश का पथ या प्रकाशीय पथ हम किसे कहेंगे। हम कहेंगे कि प्रकाश की किरण यदि किसी ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो, तो n एवं d का गुणनफल प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ कहलाता है। बच्चों, आज हमने अध्ययन किया न्यूटन के कणिका सिद्धांत का एवं हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत का। बच्चों, इससे पूर्व हम अध्ययन कर चुके हैं कुछ परिघटनाओं का। आज हमने पुनः अध्ययन किया अपवर्तन एवं परावर्तन की घटना का हाइगेंस सिद्धांत से। आगे आने वाले अध्यायों में हम अध्ययन करेंगे अन्य घटनाओं का, जैसे व्यतिकरण का, विवर्तन का, ध्रुवण का, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। तब तक के लिए बच्चों, आप सभी के लिए एक गृह कार्य है जिसे आप कर सकते हैं। गृह कार्य में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस बात की चर्चा करिए अपने मित्रों से कि प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो वह क्या अपनी चाल बदलता है, जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या उसकी चाल बदल जाती है। आप यह करके देख सकते हैं कि क्या जब किसी कांच की खिड़की के इस पार से उस पार प्रकाश गुजरता है तो क्या उसके पथ में कुछ विचलन होता है। यदि कांच की एक बहुत मोटी दीवार बना दी जाए तो क्या प्रकाश के गमन में और उसके द्वारा लिए गए समय में कोई परिवर्तन आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। बच्चों, यह आपके लिए गृह कार्य है और इसी गृह कार्य के साथ हम इस अध्याय को या इस अध्ययनशाला को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले अध्ययनशाला में मिलेंगे, फिर से अध्ययन करेंगे उन परिघटनाओं का जिनको हम सिद्ध कर सकते हैं न्यूटन के कणिका सिद्धांत से भी, हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत से भी, और फिर हम पढ़ेंगे एक अन्य सिद्धांत जिससे हम सिद्ध कर सकेंगे ध्रुवण एवं प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं को भी। तो बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो। कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।